मैंने जैसे कहा कि चाइना और इंडिया की जो परिस्थिति बनी है लद्दाख और इलाके में, इकोनॉमिकली काफ़ी बड़ा नुकसान भारत सरकार का हो रहा है। सही है गलत है मैं ये उस पर भी नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन बिहार के इलेक्शन के बाद आर्थिक दृष्टिकोण से केंद्र और राज्य दोनों अपने कर्मचारियों को पगार दे पाएंगे, इस पर मुझे थोड़ा सा संदेह है। केंद्र सरकार कम से कम 9 लाख करोड़ जो है वो एम्प्लॉयमेंट पे खर्च करता है। सरकार ने आमदनी बताई है 24,000 करोड़ की आमदनी बताई है, 25% अभी भी कम है दिखाई दे रहा है, तो ये एक संदेह की परिस्थिति बनी है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। दूसरी बात यहाँ पर जो केंद्र सरकार ने सबसे बड़ी गलती की है, जो मानता हूँ मैं, कि ये जो विधायक ले आए हैं, किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है। जिस देश में 70% किसान कि जिसकी एकड़ में अगर बात कहूँ तो 10 एकड़ से कम से उसकी ज़मीन है, वो कितना उपज पाएगा और कितना ले पाएगा, ये मेरे ख्याल से एक संदेह की बात है। मामला जो है जहाँ तक हम लोग देखते हैं हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात में भी उसका शुरुआत होने जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी उसकी चर्चा शुरुआत हो चुकी है, यूपी में भी उसकी चर्चा शुरुआत हो चुकी है। अगर आंदोलन का रूप अगर ये धारण करता है तो केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी खतरे की बात है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और इसलिए इस बिल को तुरंत विड्रॉ करना चाहिए और किसानों का जो एक विश्वास है मंडियों पर, उसको मेरे ख्याल से किसी प्रकार का ठेस पहुंचना नहीं चाहिए, ऐसा हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं। बिहार के इलेक्शन की बात है, गठबंधन की बात है। गठबंधन की हम लोग की बातचीत कई पार्टियों से शुरुआत है, संगठनों से शुरुआत है। किन से शुरुआत है मैं उनका नाम और दौरा आज नहीं, लेकिन 10 दिन के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग करेंगे उनमें गठबंधन किस तरीके से होगा, किस ढंग से होगा, उसका मेरे ख्याल से विवरण हम लोग यहाँ पर देंगे। चौथी बात यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो सरकार यहाँ पर ले आ रही है, और अधिकांश ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है वो हेल्थ में आ रहा है, 4th क्लास एम्प्लॉयज़ में आ रहा है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। अगर ये इनको परमानेंट कर दिया तो सरकार पर काफ़ी बड़ा बोझा होगा, ऐसा जो बताया जा रहा है बात सही है, लेकिन ये इशू इतना बड़ा नहीं है कि जिसको एड्रेस नहीं किया जा सकता। एक पे कमीशन जो है बनेगा, मेरे ख्याल से उसके माध्यम से जो है इसको एड्रेस किया जा सकता है, और परमानेंसी की जो बात है मेरे ख्याल से वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करके एक वर्ग जो है वो हम लोग एक विश्वास यहाँ पर दिला सकते हैं। जहाँ तक बिहार की राजनीति है वो समाज की राजनीति में बटा हुआ है। हम लोग ये चाहते हैं कि इंसानियत की राजनीति यहाँ पे शुरुआत हो, वंचित की राजनीति यहाँ पर शुरुआत हो। लोहार है, नाई है, कुम्हार है, छोटे छोटे समाज जो है कि जो अपनी पहचान बनाने में लगे हुए हैं, पहचान बननी चाहिए करके ऐसा लग रहा है, लेकिन धार्मिक राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए वंचित मोर्चा ये ऐलान करती है कि इस बार जो है ये जो छोटी छोटी समाज जो है, जिसको अति पिछड़ा करके हम लोग कहते हैं, उनमें से जो है वो
उम्मीदवारी के रूप में, कैंडिडेचर के रूप में खड़े दिखाई देंगे। हम लोग जीते या हारे इससे कोई मतलब नहीं रखते, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का एक जिम्मेदारी होती है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हर समाज को अपने साथ में ले जाए, जो अपने विचारधारा से चलती है वो उसको साथ में ले जाए, और उसको जो है वो कैंडिडेचर दे के उसकी एक रिकॉग्नाइज करे। कैंडिडेचर देने के बाद जीतना या हारना मैं समझता हूँ वोटरों की बात है, तो वोटर वो फैसला करे कि इसको असेंबली में भेजना या नहीं भेजना। ये जो पहले से ही पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम के अंदर जो चर्चा चलती है कि इनको अगर हमने वोट दिया, कैंडिडेचर दिया, तो इनके साथ में कितने लोग आएंगे, ये जो एक चर्चा चलती रहती है उसको हम लोग को तोड़ना चाहते हैं। सामाजिक तौर से इंसानियत की राजनीति चले, इसको हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। आखिरी बात मैं यहाँ पर आपके सामने और फिर सवालों के लिए मैं खुला करूँगा। ये जो डर की राजनीति इस देश में शुरुआत हो चुकी है, आरएसएस बीजेपी ने जो एक डर की राजनीति इस देश में निर्माण की है कि कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। किसी को ईडी की नोटिस भेजी जाती है, किसी को इनकम टैक्स की नोटिस भेजी जाती है, किसी को सीबीआई के माध्यम से डराया जा रहा है, किसी को एनआईए के माध्यम से यहाँ पे डराया जा रहा है। ये डर की राजनीति जो है वो इस देश को पूरी तरह से खोखला बना रही है। मैं अगर आंकड़ों में अगर बात करूं कि जिसकी मिनिमम फाइनेंशियल 500 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, ये मेरे आंकड़े नहीं है, अफ्रीका में एक संस्था है रिच माइग्रेंट ऑर्गेनाइजेशन करके, आप वेबसाइट पर जाएंगे आपको इसकी पूरे आंकड़े मिल जाएंगे। करीब करीब 2014 से लेके आज तक कि जिनकी 500 करोड़ की मालमत्ता है, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी है, 75,000 फैमिली भारत से बाहर माइग्रेट हो चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो अपने प्रॉपर्टी के साथ माइग्रेट हो रहा है। जो इन्वेस्टमेंट यहां पर कर रहा था, और हम लोग ये कह रहे हैं कि भी यहां अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है, यहां पर जो लागत होनी चाहिए वो लागत क्यों नहीं हो रही है। ये जो माइग्रेशन हो रहा है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स का भी माइग्रेशन हो रहा है और उसके साथ साथ फाइनेंशियल रिसोर्स का भी जो माइग्रेशन हो रहा है, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी गंभीरता का विषय है। ना इस विषय को कोई पार्लियामेंट में उठा रहा है और ना कहीं इसकी चर्चा कहीं हम लोग को मिलती है। ये आंकड़े जो है, ये मैंने जैसे कहा कि 75,000 की जो आंकड़े, ये मेरे आंकड़ा नहीं है, ये उन्होंने लिस्टिंग की है कि इंडिया में से कौन कौन फैमिलीज़ है कि जिन्होंने कौन से देश में माइग्रेट किया है और जाते समय उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है वो वहाँ जाकर लिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो डर का जो माहौल है, और ये डर के माहौल की वजह से यहाँ का जो पूंजीपति है, जो एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो यहाँ से जो भाग रहा है, मेरे ख्याल से उसको किसी न किसी तरह से विश्वास देना कि भैया आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जो कुछ है वो आपको डिपार्टमेंट के साथ बैठ के आप समझौता कर सकते हो, लेकिन ना आपका नाम खराब होगा, ना आपको जेल में डाला जाएगा। क्योंकि आज किसी को जेल में डाला जाता है तो 2-3 साल के पहले वो बाहर निकलता ही नहीं है, ऐसी एक परिस्थिति है। और इसलिए ये जो डर का माहौल है, इस डर के माहौल के खिलाफ हम लोगों को कह रहे हैं कि खुलेआम जो है इस सरकार के खिलाफ आपको वोट देना है।
जब तक ये डर का माहौल ख़त्म नहीं होगा तब तक मेरे ख्याल से इस देश में इन्वेस्टमेंट आना भी शुरुआत नहीं होगा, और यहाँ जो पूंजीपति है वो इन्वेस्टमेंट करना शुरुआत नहीं करेगा, और जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होता तब तक यहाँ जो है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बारे में अगर यहाँ पर मैं कहूँ तो सरकार जो है वो कुछ करना नहीं चाहती है, हालांकि उनके अधिकार जो है वो अधिकार निकालना चाह रही है, चाहे वो रिजर्वेशन के माध्यम से हो चाहे और किसी माध्यम से हो। जिस मांग को हम लोग ले रहे हैं कि भी आप रिजर्व सीट खत्म करो, उसको तो कोई हाथ नहीं लगाएगा, मुझे नहीं लगता ना कांग्रेस ना बीजेपी इसको हाथ लगाएगी, लेकिन समाज के अंदर एक शुरुआत होनी चाहिए। इसलिए बिहार से हम लोग ये शुरुआत करने जा रहे हैं कि कुछ जनरल सीटों में से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के उम्मीदवार जो है वो हम लोग खड़ा करना शुरुआत करेंगे, ताकि ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन का मामला बाबा साहब ने 1954 में कहा था कि इसको ख़त्म करो, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस इंटेंशन से हम लोग ये पॉलिटिकल आरक्षण लिया आए थे, वो पॉलिटिकल आरक्षण का मतलब जो है वो अब हासिल हो चुका है। 54 से लेके आज तक मेरे ख्याल से उसे कोई ख़त्म नहीं कर रहा है, तो एक पॉलिटिकल सिस्टम हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसको भी किनारे लगा सके, और एक बुनियादी व्यवस्था इस देश में हम लोग शुरुआत करना चाह रहे हैं। अगर एनडीए की सरकार को सभी मिलकर अगर गिरा सकते हैं तो आप मान लीजिए कि केंद्र की सरकार भी बिहार के इलेक्शन के बाद गिर सकती है। ऐसी एक परिस्थिति यहाँ पर हम लोग को दिखाई देती है, और इसलिए बिहार के इलेक्शन को महत्व देते हुए मैं पिछले 3 इलेक्शन से बिहार में आता रहा, लेकिन इंडिपेंडेंटली कभी स्टांस लिया नहीं, किसी के साथ समझौता किया, किसी को सपोर्ट करके किसी को ये करते हुए, लेकिन इस बार जो है वो इंडिपेंडेंटली स्टैंड मैं ले रहा हूँ। एक गठबंधन की राजनीति यहाँ पे शुरुआत कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं बाबा साहब का पोता हूँ, इसलिए एक वर्ग जो है बाबा साहब के नाम से चलने के लिए तैयार है, उसको एक रास्ता दिखाने की इस इलेक्शन, बिहार के इलेक्शन से एक उम्मीद रखता हूँ, और मैं आपसे भी उम्मीद रखता हूँ कि आप इस मेरे प्रयत्न को सहारा देंगे, सहकार्य देंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे, यही आशा मैं आपसे रखता हूँ।